स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बेसिकली समझेंगे लर्निंग चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है, खत्म कर लिया है, इतनी सारी थियरीज जिसमें थी, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चंस की इसमें नीड रहेगी आपको, है ना। तो ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, होपफुली आप वो ओपन करके बैठेंगे, नहीं तो वैसे भी दिख जाएगा। आज पीडीएफ पीपीटी वाली फॉर्म में है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द थियरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताइए। यानी अचानक से क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा किसमें। देखिए एक बार, समस्या का अचानक जो समाधान है, समस्या का अचानक समाधान आपको पता है इनसाइटफुल लर्निंग या गेस्टाल्ट वाद। ठीक, इनसाइट थियरी, सूझ का सिद्धांत जिसको कह देते हैं। किसने दिया था इसको? कोहलर ने दिया था, जिसमें एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी, जो कि बहुत फेमस था, वैसे तो कई सारे चिंपैंजी थे, वन मानुष पे प्रयोग था। और ये पता लगाया गया कि सडन सॉल्यूशन बोलो या आहा मूवमेंट आ जाए आपके लिए, आहा मूवमेंट के अचानक से, है ना, ठीक, यूरेका मूवमेंट आ जाए, ये सब क्या है, इसी थियरी से जुड़े हुए हैं। एक एज अ होल लर्निंग को ये एक होल की तरह देखते हैं, एक बड़े समग्र रूप में देखते हैं। कौन? गेस्टाल्ट वादी। अगर चैप्टर ना पढ़ा हो तो जरूर देख लेना एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट ब्रांच है ये इसकी, साइकोलॉजी की। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है सभी को। द साइकोलॉजिस्ट हु अटेम्प्टेड टू डेवलप लर्निंग थियरी यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी आ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बताइए ये क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया। कोई कह रहा है ए से आम का अचार, मतलब कर्ट लेविन, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स या स्किनर। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा, दीजिए जवाब। बिल्कुल सही आंसर है सेकंड का ए, कर्ट लेविन। इन्होंने टोपोलॉजी की बात की है। टोपोलॉजी एक इस तरह की चेंजेबल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई चीज सीख रहे होते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ये जो चेंजेस हैं बेहतरी के लिए, इन्हीं को टोपोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये मैथमेटिकल टर्म है तो इसको बहुत डीप में उस तरह से समझने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल आपको पता हो। टोपोलॉजी और वेक्टर फोर्सेस की बात हुई थी। वेक्टर एक एनर्जी जो आपको धकेले अपने गोल की तरफ। फील्ड थियरी है ये, जिसमें इन्होंने बात की है क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत किसका? कर्ट लेविन का। मजा आ रहा है डिस्कशन में? इतनी बात क्लियर है सभी को? सोशल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये भी गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए हैं, बट उतनी बैरियर होता है बीच में बिल्कुल। वेक्टर कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, कुछ आपको रोकने वाले फोर्सेस होते हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। एग्जैक्टली, चलो बहुत बढ़िया, आप सबको याद है, इसका मतलब समझी है सभी ने और रिवाइज भी की है थियरीज। आगे बढ़ेंगे, देखना आउट ऑफ 25 अगर आप ले आए आज, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत भारी नहीं है बट अच्छे हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये पता लग जाएगा। कल के क्वेश्चंस थोड़े से और ज्यादा टिपिकल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया हामिदा। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? पहला ऑप्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अ चेंज इन बिहेवियर, यानी अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है। किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रक्चरल अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कह लीजिए आप इसको। ठीक है, इसको यहां पे काट करके कंस्ट्रक्टिविज्म कर लेना, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत है इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, आपको हर तरह के क्वेश्चन यहां देखने को मिल जाएंगे इस सीरीज में ना, ये जो बैच है आपका। बताइए एक बार, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच लर्निंग इज व्हाट। कंस्ट्रक्टिविज्म प्याजे याद आ गए होंगे, इसको रचनावाद भी कह देते हैं, जिसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक, स्ट्रक्चरल मत मानिएगा, ये गलत टाइपिंग है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अ चेंज इन बिहेवियर, ये तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं ये बात तो, कि भाई सबके अकॉर्डिंग लर्निंग अलग अलग है ना, जो अलग अलग विश्वास रखते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, एन एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस, यानी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डुई को याद कर लीजिए, वो भी यही कहते थे, जहां बच्चा एक्टिव है वो यही कहेंगे कि लर्निंग एक एक्टिव सक्रिय, जहां बच्चा एक्टिव है। दूसरा सोशल, क्योंकि समाज में तो रहना है, हम ग्रुप्स में सीखते हैं, हर कोई ग्रुप के लिए बढ़ावा देगा। ठीक, तो ये बात तो सही है। पैसिव नहीं हो सकती, बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। ठीक है, सब्जेक्टिव एक बार को हो जाए, पैसिव नहीं हो सकती। सब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और। ठीक,
इंफॉर्मेशन एक्विजिशन प्रोसेस, सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, सिर्फ जानकारी को अर्जन करना ही अधिगम नहीं कहलाता। ठीक, निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकती, और ये पहले वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये व्यवहारवादियों का स्टेटमेंट है कि व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के कारण अधिगम कहलाता है। ऐसा व्यवहारवादी थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलव, इसके अलावा हल, इस तरह के लोग मानेंगे जो व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा क्वेश्चन पूछा कैसे है। यादव जी कह रहे हैं आपकी बुक के सवाल हैं क्या ये सब? वहां भी मिलेंगे बट सारे वो नहीं हैं, कुछ अलग भी हैं, है ना, कुछ अलग भी हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कहां कहां पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कुछ नए भी हैं। ठीक, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। बैच में कुछ तो अलग मिलेगा ना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी थॉर्नडाइक्स थियरी फॉल्स इनटू, यानी भाई मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिलेक्शन लेकर के आए इस बैच से, और हम बैठ करके फिर डिस्कशन करें आराम से लेट्स लर्न पे, कि जो कल आगे आने वाले लोग हैं उनको भी हेल्प मिले सिलेक्शन लेने में या सही तरीके से तैयारी करने में। ठीक है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी थॉर्नडाइक्स थियरी फॉल्स इनटू, क्योंकि अब चक्कर क्या है, सीरियस लोगों की कमी है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है, कंपटीशन 10-15% लोगों में ही होता है, आधे तो कुछ परसेंट तो जाते ही नहीं है पेपर देने, कुछ परसेंट सीरियस ही नहीं होते, उनको बस टाइम पास के लिए घर वालों को बता रखा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ परसेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो लगातार काम ही नहीं कर पाते, है ना, उनको लगातार पढ़ने में मजा नहीं आता, जब मूड हुआ पढ़ लिए, है ना। जैसे मुझे साइकोलॉजी में या पेडागोजी में बहुत मजा आता था, बाकी सब्जेक्ट में ठीक है पढ़ लिए, और बीच में एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई तो नहीं है मन, या आप यूट्यूब पे ज्यादा फोकस है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस है कि कंपटीशन बहुत ही कम 10-15% लोगों में है जो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, जिनमें क्षमता भी है और जो सीख भी रहे हैं। तो स्पेशली यूट्यूब पे स्थिति वही हो गई है अब कि सबको शॉर्ट में समझना है चीजों को और बहुत जल्दी से समझ लेना है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी थॉर्नडाइक्स थियरी फॉल्स इनटू, थॉर्नडाइक की जो थियरी है वो किस कैटेगरी में आती है, बिहेवियरल थियरीज में, कॉग्निटिव थियरीज में, साइको एनालिटिक, या नन ऑफ दीज? बताइए। थॉर्नडाइक आपको पता है बिहेवियरिस्ट थे, बाद में उन्होंने फंक्शनलिज्म को अपनाया, बट वो मैटर नहीं करता, आपको याद रखना है व्यवहारवादी थे थॉर्नडाइक, क्योंकि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करेगा, जो उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करेगा, वो क्या है, व्यवहारवादी ही कहलाएगा। तो ये एसआर बॉन्ड जो दिया वो थॉर्नडाइक ने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया बंध कहते हैं इसको, आया भी हुआ है, ये यूपी टेट में पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो एक कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत भी हमने इनकी थियरी पढ़ी थी, कनेक्शनिज्म, संबंधवाद, संबंधवाद, ठीक है, कनेक्शनिज्म भी इन्होंने ही दिया है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इन्होंने ही दिया, एरर, त्रुटि एवं प्रयास का, भाई गलती करेगा बार बार सीखेगा, लॉ ऑफ, बताऊंगी नहीं अभी क्वेश्चन आएगा आगे, कि प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया। साइको एनालिटिक में कौन है, यहां पे सिगमंड फ्रॉइड हैं। कॉग्निटिव थियरी में कौन है, प्याजे हैं या ब्रूनर हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आपको डिवाइड करके लिख लेना चाहिए, कहीं कहीं कभी डिस्कस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी इनमें से किसने प्रयत्न एवं भूल या त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास या प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है भाई, गलती करना और फिर से प्रयास करना, ट्राई करना फिर से गलती होना, किसने प्रोपाउंड किया, अभी तो डिस्कस किया है 2 मिनट पहले। ये इसलिए भी मैंने इस तरह क्वेश्चन डाले हैं कि बहुत सारे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हैं, इतनी सारी थियरीज हो गई हैं उनके लिए, तो ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने जो रिवाइज किया वो दिमाग में ठहर पा रहा है कि नहीं। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखने में एक आध क्वेश्चन ऐसा आसान लग सकता है जो रोज पढ़ता होगा उसको कि यार ये तो बच्चे सा क्वेश्चन है, बट बच्चे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मुश्किल डिफिकल्टी लेवल कम होता है पेपर में। डिफिकल्ट सवाल तो 30 में से 5 ही होंगे मुश्किल से, कुछ एवरेज होंगे, कुछ इजी होंगे, मॉडरेट। तो थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, ठीक। अभी हमने बात की थी, पैवलव ने क्या दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन। हेगार्टी की हमने कोई बात नहीं की, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। रॉस ने डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी हैं, मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस की हुई है आपके साथ, जो लोग पेडागोजी स्पेशल में हैं। सेकंड वाले बैच में बाद में आएगा वो चैप्टर। देखिए, अ चाइल्ड इज अफ्रेड टू सी ब्लैक काउ, अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक जो है वो काली गाय को देख करके डर लगता है उसे, काले कुत्ते को देख करके भी डर लग रहा है उसे, ब्लैक डॉग, ठीक, एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट, सभी काली चीजों से वो डरने लग गया।
काली गाय से डरता है और काले रंग की सारी चीजों से क्या करने लग गया, डरने लग गया बच्चा अंशुल। अब सीन क्या है, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग ही तो हुई है एक तरह से। ये क्या कहलाएगी इस तरह की कंडीशनिंग? भाई काली चीज से, मान लो कभी आपको किसी चीज से काले तार से करंट लग गया था, अब आप सारी काले तारों से या सारी काली चीजों से डरते हैं, केबल से भी डरते हैं, काले कैमरा से भी डरते हैं, काली गाय से भी डरते हैं, है ना, तो ब्लैक कोट से भी डरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, क्लासिकल कंडीशनिंग तो है ही ये, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है टू बी स्पेसिफिक। भाई क्लासिकल कंडीशनिंग तो है ही एक तरीके से, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, यानी उद्दीपक का सामान्यीकरण कर लिया। ठीक है, ये अनुक्रिया अनुबंधन जो है ना, ये ऑप्शन में इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग ना होकर ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखा है यहाँ, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर ऐसे होगा तो, कि पहला भी और दूसरा भी, लेकिन टू बी स्पेसिफिक तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, हाँ, तो उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं इसको, कि एक उद्दीपक क्या है यहां, ब्लैक कलर, इस ब्लैक को उसने जनरलाइज कर दिया, सारी ही चीजों में ब्लैक कलर से वो डरने लग गया। क्लियर है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक, इंटरेस्टिंग स्टिमुलस है, स्ट्रेंथन करता है रिस्पॉन्स को, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी एम्फसाइजेस ऑन द कंडीशनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी किस चीज पे एम्फसाइज करती है, किस चीज पे फोकस करती है, किस चीज के अनुकूलन पे, यानी किस चीज की कंडीशनिंग पे फोकस करी, कंडीशनिंग होती किस चीज की है ये बता दीजिए बस। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलव वाले एक्सपेरिमेंट में वो पैवलव ने कंडीशनिंग कराई किस चीज की है ये बता दो। रीजनिंग यानी तर्क की, बिहेवियर की, थिंकिंग की, या मोटिवेशन की? आपको पता होना चाहिए बिहेवियर ही तो कंडीशन होता है, कि जब पहले खाना आता था तब भी मुंह से लार आ रही थी, जब खाली घंटी बजती है तब भी मुंह से लार आ रही है, तो ये बिहेवियर कंडीशन हो गया। कंडीशनिंग किसकी हुई, व्यवहार की, रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हुई। ठीक, तो बिहेवियर्स का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन, व्यवहार क्या। ठीक, तर्क कहां लगता है कंडीशनिंग में, थिंकिंग भी नहीं लग रही, कोई मोटिवेशन नहीं, बस आदत डल गई है। यहां तो ये तो बात ही नहीं करते इन सब चीजों की, ये तो दिमाग वाली चीजें हैं, इनकी बात तो कॉग्निशन में या कॉग्निटिव लोग करेंगे, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लोग हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 आफ्टर बीटन बाय अ टीचर, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, छोटा सा, 6 साल का होगा मुश्किल से, 6 इयर्स। ठीक, आफ्टर बीटन बाय अ टीचर, एक टीचर से पीटे जाने के पश्चात स्टार्ट्स टू फियर ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स से डरने लगता है। क्या करने लगेगा, डरने लगेगा सभी टीचर्स से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है ये पूछा है हमसे, किस चीज का एग्जाम्पल है ये पूछा है। देखिए भाई, एक टीचर से पिटने के बाद या पीटने के बाद, एक टीचर ने पीट दिया, अब सारे टीचर्स से डरता है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? दोनों ही बातें हैं यादव जी, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है थियोरीज को लेके, उनको थोड़ा सा आसान भी लगेंगे और आपकी समझ भी बेहतर हो गई है, ये दर्शाती है। सोशल लर्निंग थियोरी, सोशल लर्निंग थियोरी में तो ऐसा नहीं होता, ये तो एक्सपीरियंस क्या है, कंडीशनिंग है, हाँ कह सकते हैं। गेस्टाल्टवाद में भी ऐसा नहीं होता और कॉग्निशन में भी ऐसा नहीं होता, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, कंडीशनिंग का सिद्धांत है पैवलव वाला। क्या हुआ, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया, जस्ट पुराने क्वेश्चन की तरह, कि अब वो एक टीचर से पिटने के बाद सबसे डरता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। काले रंग से डर लगने लगा तो हर चीज से काली डर लगने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी एक चीज नहीं इंक्लूड की जाती थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज में? 3 तो हमने प्राइमरी लॉ पढ़े और 5 जो ऑथेंटिकेटेड वे में हमने सेकेंडरी लॉज पढ़े हैं। टोटल 8 लॉज हमने पढ़े हैं, आपको याद ना हो तो कर लीजिए। ठीक है, बात बताओ एक बार, आंसर करो।
देखिए एक बार, कोई कह रहा है नॉट इंक्लूडेड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हाँ, प्राइमरी लॉज में नहीं है, ये सेकेंडरी लॉज में है। ये गौड़ नियम है, मुख्य या प्रमुख नियम नहीं है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, ये तीनों ही प्राइमरी लॉज हैं। एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस, इफेक्ट यानी प्रभाव, किसी चीज का पड़ता है तो दोबारा करते हो, रेडनेस यानी तत्परता, तीनों सही हैं। बट पहला जो है ये सेकेंडरी लॉज का उदाहरण है, ना कि साहचर्यात्मक जो स्थानांतरण है वो गौड़ नियमों का उदाहरण है, ना कि प्राथमिक नियमों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसने लिखी है, ये पूछा है हमसे। बताइए एक बार। ये है स्किनर की पहली किताब, 1930s के अराउंड आई थिंक आई थी। बहुत ही फेमस बुक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये बहुत फेमस बुक है इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं तो सारी किताबें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जितनी हो जाए ठीक ही है ना। एक आध नंबर फंसे तो फंस जाए।